नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे बयान की, एक ऐसे सिग्नल की जिसने पूरे देश में आप कह सकते हैं एक तरह की हलचल पैदा कर दी है। और ये इशारा है शायद आने वाले किसी बहुत बड़े संकट की तरफ। तो हुआ ये कि संसद में बहस चल रही थी और अचानक प्रधानमंत्री ने एक ऐसी बात कही कि पश्चिम एशिया के संकट को देखते हुए हमें कोविड जैसी तैयारी करनी होगी। अब ये कोई मामूली बयान नहीं था, ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी। तो सवाल उठता है, भाई इसका मतलब क्या है? क्या कोई जंग छिड़ने वाली है? नहीं, इसका मतलब किसी एक देश की लड़ाई से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। ये इशारा है एक ऐसे ग्लोबल तूफान की तरफ जो हम सबको अपनी चपेट में ले सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये जो बात हो रही है ना, ये टैंक और मिसाइलों वाली लड़ाई की नहीं है। नहीं, ये बात है उस ग्लोबल सिस्टम की जिस पर हमारी पूरी दुनिया टिकी है। हमारा व्यापार, पैसा, ऊर्जा, सब कुछ। और अब उसी पूरे सिस्टम के आप कह सकते हैं चरमराने का खतरा मंडरा रहा है। अच्छा, इसे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है रिस्क फ्रेमिंग। अब ये क्या है? ये आप समझिए सरकार का एक तरीका है हम सबको एक आने वाले खतरे के लिए मेंटली प्रिपेयर करने का। याद है कोविड के टाइम पे कैसे हमें तैयार किया गया था? मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, लॉकडाउन, ये सब क्या था? ये सब एक नई हकीकत के लिए तैयारी थी। देखिए, पहले की लड़ाइयां बड़ी सीधी सादी होती थीं, दो देशों के बीच। लेकिन आज की दुनिया बिल्कुल अलग है। यहां पर क्या होता है कि एक छोटी सी घटना का असर पूरी दुनिया में लहरों की तरह फैलता है। एक उदाहरण देता हूं। हजारों किलोमीटर दूर लाल सागर में एक ड्रोन हमला होता है और यहां भारत में आपके किचन में रखे तेल की कीमत बढ़ जाती है। इसी को कहते हैं मल्टीप्लायर शॉक। और कोविड का उदाहरण इसीलिए इतना सटीक बैठता है क्योंकि हम सब ने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को रोक दिया था। देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां पहले जस्ट इन टाइम के मॉडल पर काम करती थीं। मतलब जब जरूरत हो तभी सामान बनाओ, और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। याद है ना, दुकानें खाली हो गई थी। और हाँ, ये मत सोचिए कि ये कोई दूर की बात है या कोई काल्पनिक खतरा है। नहीं, इसके संकेत हमें अभी यहीं भारत के अर्थव्यवस्था में साफ साफ दिखने लगे हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां आखिर हैं क्या। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चिंता वो है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी। हमारे पास जो तेल का इमरजेंसी रिजर्व है ना, वो सिर्फ 6/4 भरा हुआ है। अब इसका मतलब जरा ठीक से समझिए। अगर मान लीजिए किसी वजह से बाहर से तेल आना बंद हो जाता है, तो पूरे देश को चलाने के लिए हमारे पास 10 दिन से भी कम का तेल बचेगा, सिर्फ 9.5 दिन। सोचिए जरा। दूसरी बड़ी मुश्किल आ रही है हमारे व्यापार में। अब ये जो लाल सागर जैसे जरूरी समुद्री रास्ते हैं, वहां हमलों की वजह से हो क्या रहा है कि हमारा सामान जो यूरोप और अमेरिका जाता है वो देर से भी पहुंच रहा है और बहुत महंगा भी हो गया है। और इसका सीधा असर किस पर पड़ रहा है? हमारे एक्सपोर्टर्स पर और हमारी पूरी इकोनॉमी पर। और यहीं से जुड़ी है हमारी तीसरी बड़ी कमजोरी, और वो है खेती। क्या आपको पता है कि हमारे किसान जिस खाद का इस्तेमाल करते हैं उसका लगभग 40% हिस्सा उसी पश्चिम एशिया से आता है जहां इस वक्त इतना तनाव बना हुआ है। अब जरा सोचिए, अगर इस खाद की सप्लाई में जरा सी भी रुकावट आई तो क्या होगा? इसका सीधा असर पड़ेगा हमारी अगली खरीफ की फसल पर। और जब फसल पर असर पड़ेगा तो इसका मतलब है कि हमारी थाली में जो रोटी और चावल है उसकी कीमतों पर भी असर पड़ेगा। तो सवाल यह है कि इन खतरों से निपटने के लिए सरकार आखिर कर क्या रही है? सरकार ठीक वैसा ही एक मजबूत एक्शन प्लान एक्टिवेट कर रही है जैसा हमने कोविड महामारी के दौरान देखा था। एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, जहां पूरी सरकार एक टीम की तरह काम करती है। तो इसके लिए सरकार ने 7 स्पेशल टीम्स बनाई हैं। हर टीम का एक बहुत खास काम है। जैसे एक टीम देखेगी कि ऊर्जा की सप्लाई बनी रहे, दूसरी टीम खाने पीने के सामान की कीमतों पर नजर रखेगी, तो कोई और टीम ये सुनिश्चित करेगी कि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठीक से चलती रहे। लेकिन इन टीमों में एक बात बहुत दिलचस्प है, और वो है 7वीं टीम। इसका काम है सिर्फ ये देखना कि गलत खबरें न फैले और लोगों में पैनिक न हो। ये दिखाता है कि सरकार के लिए सिर्फ सप्लाई चेन मैनेज करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि समाज में शांति बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। तो ये पूरा संकट असल में हमें बता रहा है कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। ये हमेशा के लिए बदल रही है। और इस नई दुनिया की 3 बड़ी हकीकतें हैं जिन्हें हमें और आपको समझना ही होगा। पहला बड़ा बदलाव, पिछले 30-40 सालों से जो एक तरह की शांति थी ना दुनिया में, वो दौर अब खत्म हो गया है। अब देशों को और कंपनियों को भी सुरक्षित रहने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ेगी। इसे आप एक तरह का रेजिलियंस टैक्स कह सकते हैं, मतलब मजबूत बने रहने का टैक्स। दूसरा बदलाव, अब तक दुनिया जस्ट इन टाइम के फॉर्मूले पर चलती थी।
मतलब एफिशिएंसी सबसे जरूरी थी। जब जरूरत हो तभी बनाओ ताकि खर्चा बचे। लेकिन अब ये मॉडल बदल रहा है जस्ट इन केस में। मतलब बुरे वक्त के लिए तैयारी रखो, स्टॉक जमा करके रखो, भले ही उसमें थोड़ा ज्यादा खर्चा क्यों ना आए। और तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, अब सिर्फ मुनाफा या इकोनॉमिक लॉजिक नहीं चलेगा। अब बड़े फैसले लेने से पहले देश और कंपनियां ये देख रही हैं कि वो फैसला देश की सुरक्षा के लिए, स्ट्रैटेजिक हितों के लिए कितना सही है। यानी अब इकोनॉमिक्स पर जियोपॉलिटिक्स भारी पड़ रही है। और हाँ, इन सब बड़ी बड़ी आर्थिक और रणनीतिक बातों के बीच एक बहुत ही जरूरी मानवीय पहलू भी है। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि खाड़ी देशों में 90 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। वो सिर्फ पैसा नहीं बेचते, वो हमारे अपने लोग हैं। और किसी भी संकट की घड़ी में उनकी सुरक्षा हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो आखिर में प्रधानमंत्री का ये जो कोविड जैसी तैयारी का सिग्नल है, वो हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये नहीं है कि संकट आएगा या नहीं, या कब आएगा। असली सवाल ये है कि जब वो आएगा तो क्या हम एक देश के तौर पर उस झटके को सहने के लिए तैयार हैं,